ये जो यूथ है ये क्यों बौखला रहा है, क्यों शॉर्टकट तरीके से उसको पैसा कमाना है? आप उसको हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझाना चाह रहे? हर बच्चे को प्लान ए प्लान बी बनाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिस चीज का आप सपना देखो पूरा हो जाए। आप शुरू के 40-50 अपनी जिंदगी की जवानी बिताते हो इस शरीर को खर्च करके पैसा कमाने में, फिर आप उसी शरीर को बचाने के लिए उस पैसे को लगाते हो। पहले आपने शरीर को ही रगड़ा और उस रगड़ने से आपने पैसा कमाया, फिर उसी पैसे को लगाकर उस शरीर को पाना चाह रहे हो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वे भानु सर हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। सर हम भी बहुत अच्छे। सर आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरे बारे में जानने के लिए अगर बोलें तो मैं एक बोल सकता हूँ एक खुली किताब हूँ। Yes, ऐसे sir. कुछ राज दफन नहीं है दिल में। अपनी अगर शुरू की बात करूँ तो मैं जन्म से देहरादून में ही हूँ। एक छोटा सा गांव पड़ता है मेरा हरबटपुर में, इट्स अ सबअर्ब जो देहरादून से 30-40 किलोमीटर दूर है। Yes, sir. वहीं मेरा जन्म हुआ, उसी इलाके में विकासनगर में मेरे पढ़ाई हुई है। सेंट मेरीज नामी स्कूल था वहाँ पर, तो घर वालों ने कहा उधर पढ़ना है तो मैं उधर पढ़ा। फिर इंटरेस्ट वही था कि थोड़ा साइंस की तरफ जाएंगे, थोड़ा दोस्तों का रुझान भी वही था और मेरा भी लगता था कि साइंस थोड़ा फैसिनेटिंग है। तो क्योंकि उस समय पर कुछ ज़्यादा ज्ञान देने वाले लोग थे नहीं, तो घर वाले थोड़े आर्ट्स वाले थे, तो उनको लगता था साइंस शायद बेटर हो। तो इस चक्कर में फिर मैंने भी साइंस की तरफ रुख किया। मैंने 12th किया PCM से, और हमारा जो साथ में वो सब्जेक्ट होता था ना, वो ऑप्शनल जिसको बोलते थे, तो वो मेरा था C++ कोडिंग। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था, थोड़ा बहुत करा सीखा। फिर दोबारा 12th के बाद वही ऑप्शन बचता है कि जब आपने मैथ्स लिया है तो कहीं ना कहीं आप इंजीनियरिंग का रुख करेंगे। Yes, sir. शुरू से मेरा यही कुछ बचपन से ही अटैचमेंट आप बोलेंगे कि मैं देहरादून में रहना चाहता था। तो मैंने फिर देहरादून में ही एक कॉलेज चूज़ किया, UPES नामक एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से मैंने फिर जो स्टेप आया कि अब आप बीटेक अगर करना चाहते हैं तो कौन से फील्ड में आप करना चाहेंगे। शुरू से मुझे ऐसा लगता था कि जो ये कंप्यूटर नामक जिसके आज चर्चे पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बोरिंग काम है, कि एक स्टूपिड बॉक्स जिसको आप बोलते थे कि उसके आगे आप बैठे हुए हो और काम करते जिंदगी आपकी उसी में निकल गई है। सुबह हो या शाम आप सिर्फ उसी को अपनी ज़िंदगी दे चुके हैं, बाकी दुनिया से आपका नाता टूट चुका है। नेचर से आपको दूर दूर तक कोई नाता नहीं। एक छोटा सा कमरा मिल जाए या कोई भी आपको वर्क स्टेशन मिल जाए, आप उसी में अपनी ज़िंदगी बिता दो, उंगलियों के सहारे ही आपकी ज़िंदगी निकल जाती है। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कुछ लोगों को देखा था, वो यही कहते थे कि हमको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गई और भी कई सारी प्रॉब्लम्स, बट पैसा बहुत कमा लिया है। शुरू से मैं कुछ इस मिजाज का आदमी रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज़िंदगी जीना चाहता था। तो मैंने फिर एक ऐसा ट्रेड चुना जो थोड़ा अलग हो, लोगों से थोड़ा हटके हो, जो भीड़ से थोड़ा हटकर हो। तो मैंने एक ट्रेड चुना, वो नया नया ही आया था, सेकंड बैच था। घर वाले भी थोड़े से फिकल हो रहे थे कि यार क्या करियर बनाएगा तू इसमें। उस टाइम पर बच्चे भी होते हैं तो करियर की बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए हमने कहा कुछ नया करते हैं, जिज्ञासा बोल सकते हैं। तो मैंने एक ट्रेड चुना जिसका नाम था मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग विद नैनो टेक्नोलॉजी। सुनने में ही वो इतना लंबा था कि बोलने में 3-4 पॉज लग जाते थे, लोगों को जल्दी से समझ भी नहीं आया। नौकरियां भी बहुत नहीं थी क्योंकि इंडिया में वो ट्रेड समझने वाले भी नहीं थे, ठीक है। बट वी आर ब्लेस्ड, वी स्टडीड दैट सब्जेक्ट। ये सर ये कब की बात है? ये 2012 से 16 में। उस टाइम पे नैनो टेक्नोलॉजी जस्ट आ ही रहा था। उस टाइम पर वो एक इमर्जिंग फील्ड था, लोग इतना नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते नहीं थे, और हम लोगों को उस फील्ड में, झूठ नहीं बोलूँगा, नौकरियां नहीं मिली उसके बाद। बट वो सब्जेक्ट और उसमें इंजीनियरिंग करके हम आज भी अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित मान समझते हैं, और ऐसी अनुभूति होती है कि वो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड हमने चुना था। नौकरी नहीं दिलाई बट उसको। तो सर ऐसा क्यों, मतलब ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें हमने सीखा है कि मटेरियल होता क्या है, लोहा बनता है तो बनता कैसे है, सर ये आप कैसे लोहे की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उसको कितना टफ बना सकते हैं, कितना सॉफ्ट बना सकते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज में आप कैसे लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें एक जो कोटिंग जो बोलते हैं ना, चांदी की परत लग गई, वो ऐड जो हमने नैनो टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन था उससे हुआ। वो उसमें बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो हमने उसमें सीखा कि कैसे कोटिंग्स,
एक मटेरियल की जान बना सकते हैं जो आप लोगों की, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो जैसे जंग लग जाता है आपके लोहे Yes, sir. के, हाँ, लोहे लोहे पर जंग लग जाता है, उससे क्या होता है, उसकी लाइफ कमजोर हो जाती है, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो वो उस चीज को हमने पढ़ा कि आप कैसे एक लोहे की लाइफ को बढ़ा सकते हो, कैसे कंपोजिट मटेरियल्स का काम कर सकते हो। उस समय इतनी समझ नहीं थी। आज के मैं डेट में देखता हूँ तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर देख लो, तो हर कोई मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की बात करता है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कुछ नया है। सर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बता दो जो नहीं जानते नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी को समझाना ऐसे बहुत मुश्किल है। वो जैसे आपको अगर न्यूमेरिक वैल्यू में बताऊं तो जैसे आप एक मीटर समझते हो कि एक मीटर का कोई पदार्थ है, तो हम प्रॉपर्टीज जो मतलब सर होती क्या है ये, क्या क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी अगर आप ऐसे समझें, आप जब एक मटेरियल को नैनो की श्रेणी में ले आओ, यानी कि 10⁻⁹ मीटर की रेंज में ले आओ, इतना ज्यादा जो पॉसिबल नहीं है, मतलब जो माइक्रोस्कोप से भी देखना लगभग असंभव है एक सिंगल पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी का। हम लोग जो करते हैं उस लेवल की प्रॉपर्टीज पर क्या होता है कि ये भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे एक प्रॉपर्टी जो नॉर्मल एक लोहे की होती है, जो आप जानते हो कि वो कड़क है, टेंसाइल है, हार्ड है, उस लेवल पर जाकर हम उसको इतना ब्रेक कर देते हैं, एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर जब हम उसको ले आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक है, तो अब नैनो टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फील्ड आ रहे हैं। वो आपके हेल्थ सेक्टर में यूज होता है, ठीक है, आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो अगर आपको मैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो ज्यादा आपके जो दर्शक होंगे वो भी इतना उनके लिए समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने एक कमल का पत्ता देखा है? जी सर। कमल के पत्ते की एक खासियत होती है कि वो कीचड़ में जरूर उगता है, परंतु कभी उसके ऊपर भी वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, कीचड़ नहीं रहता है, वो हमेशा साफ सुथरा दिखता है आपको। तो उसके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है वो नेचुरल कोटिंग है। उसके ऊपर ना आप पानी डालते हैं उस पत्ते के ऊपर तो वो नहीं टिकता है, तो इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से नैनो कोटिंग्स डेवलप करी गई हैं। जैसे आप आज की डेट में अगर मैं बात करूं मॉडर्न एग्जांपल की, तो आप कार्स की बात कर रहे हैं कि आपकी कार पर शाइनिंग, वो कोई आपकी ये कौन सी कोटिंग बोलते हैं आप जो गाड़ी के ऊपर करते हैं, पीपी कोटिंग, मेटालिक कोटिंग, सिरामिक कोटिंग, वो है क्या? वो कुछ नहीं है, वो एक नैनो पार्टिकल का जेल जो आप बोलते हैं वो तैयार किया गया है और उसकी एक यूनिफॉर्म लेयर आपकी गाड़ियों के ऊपर लगा दी गई है। ये प्रॉपर्टीज होती है कि हर जो आपका जो सरफेस रहता है उसमें कहीं कहीं गड्ढे उठते हैं, मतलब इट्स नॉट यूनिफॉर्म। कोई भी आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इस टेबल को देखें, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसी के कारण कभी आपने सोचा है कि जो गाड़ी के शीशे हैं वो तो 45 डिग्री पर है, उस पर इतना पानी क्यों जम जाता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो सरफेस ना जब वो मैन्युफैक्चर होता है ग्लास, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो वो जो लेयर लगाई जाती है वो क्या करती है, वो उन गड्ढों को भर देती है और एक यूनिफॉर्म सरफेस आपको बनाकर देती है कुछ समय के लिए। उससे क्या होता है कि आपका जब ये सरफेस यूनिफॉर्म हो गया और जो एटम की क्वालिटी होती है वो ये होती है कि जो अपने लास्ट एनर्जी स्टेज में जो बोलते हैं सबसे छोटी स्टेज में जो स्टेबल पार्टिकल बनता है वो राउंड शेप का होता है। धूल के आप कण देखेंगे वो राउंड शेप के होंगे, तो जैसे वो उस चीज पर पड़ेंगे वो स्टिक होंगे नहीं, उनके उन खांचों में नहीं फंसेंगे तो नीचे चला जाएगा। ऐसी अमेरिका जैसी कई सारी कंट्रीज में, मर्सिडीज में एक एग्जांपल उसका भी है, शीशे के ऊपर ना नैनो कोटिंग होती है तो वहां पर वाइपर्स की जरूरत नहीं है, पानी पड़ता है निकल जाता है। हाँ, तो ये एक मैंने छोटे से एग्जांपल के तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है नैनो टेक्नोलॉजी को। सर आपने बीटेक की जी, बीटेक के बाद सर एमटेक क्यों नहीं परस्यू किया, एमबी में क्यों आए? हाँ, ये भी एक बहुत बच्चे मेरे से अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सर बीटेक के बाद तो एमटेक करा जाता है जनरली, और ये जनरली जो क्वेश्चंस आता है वो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट से आता है। तो अपने आप में ये एक विचित्र बात लगता है, बट ये विचित्र है नहीं। एक जो कॉर्पोरेट के लिए, किसी भी आप इंडस्ट्री के लिए अगर आप एक इंसान को तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास टेक्निकल के साथ मैनेजरियल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ टेक्निकली बहुत अच्छे साउंड हैं, कल को आप प्रमोशन लेते हैं, आपको अपनी टीम हैंडल करनी है, आपके अंडर 30-40 लोग हैं जिनसे आपको कराना टेक्निकली काम है, बट वो एक आर्ट है। वो आप बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आप टेक्निकली साउंड हो सकते हो, बट
दो सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, उसको अगर समझना है, सीखना है अपनी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको MBA करना एक ऐसा कोर्स है जहां पर आप ये अपने टेक्निकल स्किल्स समझते हो। टेक्निकल स्किल्स को निखारने के साथ साथ आप अपने मैनेजरियल स्किल्स को एनहांस करते हो। सर जब आपने बीटेक की थी तो उस समय आप क्या सोच रहे थे, कैसी थिंकिंग प्रोसेस? यार ये एक जर्नी का बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आजकल की जनरेशन को भी ये बात हमेशा बोलता हूँ, जो खासकर फर्स्ट ईयर में मेरे पास बच्चा आता है, यस सर, मैं हमेशा उनको यही सलाह देता हूँ कि यार तुम ना अपना जो विजन और मिशन है ना जिंदगी का, वो अभी से ढूंढना शुरू कर दो। वरना जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो आप फिर उसी एक असमंजस की स्थिति में होगे कि मैं जिंदगी में करूं क्या। हर जगह आपको स्कोप नजर आएगा, हर जगह स्कोप नहीं भी नजर आएगा, पर करूं तो करूं क्या। तो उसके लिए सबसे सही वक्त होता है फर्स्ट ईयर। अब मैंने जब बीटेक कर रहा था उस टाइम हम लोग, हमारे घर में ऐसे कोई गाइड करने वाले बहुत नहीं थे कि हमें सही डायरेक्शन देते कि आप कुछ आगे की तैयारी करो। उस टाइम पर सिर्फ एक जुनून था कि प्लेसमेंट मिल जाए, किसी तरीके से प्लेसमेंट मिल जाए, नौकरी लग जाए, क्योंकि वही होता है पैसा कमाएंगे, घर वालों से थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगा कि आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाओगे, आप उन पर निर्भर नहीं रहोगे। तो एज ए स्टूडेंट हम लोगों का सिर्फ एक ही एम था। उसके लिए हम बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, प्लेसमेंट टीम के भी क्लोज रहने की कोशिश करते कि सर कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, क्योंकि हमको ये बात थर्ड ईयर में आते आते मालूम चल गई थी कि जो हमने ब्रांच चूज करी है उसके लिए कंपनीज तो हमें हायर नहीं करेंगे। वो बाद में पता चला आपको जाके? हाँ, तो उस टाइम हमें ये लगता था कि शायद 4 साल बाद तो लोगों को पता लग जाएगा, बट अकस्मात ये हुआ कि हमको उस चीज के बारे में पता नहीं लगा। थर्ड ईयर में आकर ही जब एहसास हुआ, बट फिर भी जुनून ये था यार नौकरी लग जाए। फिर हमने कोशिश करी, मेरे को नौकरी भी मिल गई। वो बहुत बड़ा पैकेज तो नहीं मिला, तो सिलाकुई में ये कंपनी थी जिसने मेरे को क्वालिटी इंस्पेक्टर की एक नौकरी दे दी बीटेक के बेस पर। मैंने वो भी नहीं छोड़ी, बस किसी ने कहा था ना नौकरी पकड़ लो, एक बार मिल जाती है। तो मैंने फाइनल सेमेस्टर में अपने जैसे बीटेक के में था, तो मैंने वो नौकरी पकड़ ली क्वालिटी इंस्पेक्टर की। वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ क्वालिटी के बारे में सीखा, बट मैं वहाँ 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक पाया, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन वाली ज़िंदगी जीते हो, आपको लगता है कि यार जब हमने इतना इन्वेस्ट करा है, मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो हमें एक नौकरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। और मेरे साथ हमेशा से एक बाउंडेशन रही है कि मैं देहरादून के इर्द गिर्द रहना चाहता था, इससे बाहर नहीं जाना चाहता, बाहर नहीं जाना चाहता था। मम्मी पापा से वो प्यार बोलो। ऐसा क्यों? ये मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि यार पास रहो, और बचपन से मुझे भी ये लगता था कि मम्मी पापा से दूर जाऊंगा तो मतलब बिछड़ जाऊंगा, तो कुछ क्लोजनेस बोल लो कि आपकी, मैं वो हमेशा उसमें जकड़ा रहा। ऐसा नहीं है नौकरियां के ऑप्शंस बाहर नहीं थे, दोस्त गए, दोस्तों ने आज भी अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे ये भी कहा तो एमटेक कर ले। अब एमटेक कर लेता तो शायद कहीं और मैं अपनी ज़िंदगी बना रहा होता, बट मैंने एमबीए किया क्योंकि मेरे को देहरादून में लगता था कि मेरे को कहीं ना कहीं नौकरी चाहिए। तो मैं एमटेक से, और एमटेक था भी नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा, एमटेक उस टाइम पर मटेरियल साइंस विद नैनो टेक्नोलॉजी में हार्डली किसी एक आधे आईआईटीज में था, और एक आधे कोई नीचे साउथ में कोई कॉलेज था। अब वहाँ जाने का पहले ही मन नहीं था कि बाहर में जाकर पढ़ाई करनी है। देहरादून वैसे भी जब एजुकेशन हब जाना जाता है तो देहरादून में रहकर देहरादून से बाहर जाने का कोई मुझे तुक लगा भी नहीं। उसके बाद मैंने ग्राफिक एरा चूज किया, मैंने यहाँ से एमबीए किया। मैं बट उस टाइम से बीटेक से एमबीए में बहुत बदलाव आ चुका था, क्योंकि मैंने जो 6 महीने नौकरी करी थी, मुझे एहसास हो गया था कि नौकरी करना आसान नहीं है, और देहरादून में एक सूटेबल नौकरी जिसको लेकर आप थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाओ कि हाँ यार एक मतलब मैंने व्हाइट कॉलर जॉब ढंग की ले ली है। फिर मैंने अपनी तैयारी करी, मैंने कहा यार यहाँ पर एजुकेशन हब है, तो यहाँ पर मुझे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अलावा नौकरी मिलना बहुत टफ है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज में है वो भी उस लेवल की नहीं है कि मेरे टैलेंट को जानकर मेरे को नौकरी दें। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जिस दिन एमबीए के लिए शुरुआत करी, मेरे को किसी ने कहा कि अगर आप एजुकेशन लाइन में आना चाहते हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर रहे हैं गवर्नमेंट, तो मैंने कहा यार एजुकेशन फील्ड है, लेगेसी भी ली जा सकती है, बट उन्होंने स्कूल्स में पढ़ाया, मैं कॉलेज में ट्राई कर सकता हूँ। वहाँ से सपोर्ट मिला आपको? हाँ, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आप ये सब करना चाहते हो तो आपकी विषय है, इट्स अप टू यू। पापा तो कई बार मम्मी बोलती भी थी कि अगर आपको बाहर जाने का भी मन है, इस दबाव में मत रहिएगा कि हमारे चक्कर में आप यहाँ रुक रहे हो, बट वो दिल से अंदर से आवाज़ ही नहीं आई कि कभी मैं बाहर जाऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने नेट की तैयारी शुरू कर दी। मुझे किसी ने यह सलाह दी कि अगर आपको एजुकेशन फील्ड में आना है तो देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड यूजीसी नेट।
तो आप उसकी तैयारी करिए। तो शायद आप अपनी जो मंजिल चाह रहे हैं कि आप एजुकेशन फील्ड में घुस पाएँ, तो वो आपका शायद कहीं ना कहीं सार्थक हो जाए। सपना, वो सपना तो नहीं बोलेंगे, वो ऑन टाइम लिए हुए डिसीजन थे, क्योंकि मेरे को देहरादून में कहीं ना कहीं करियर बनाना था। तो उसके बाद मैंने यूजीसी नेट की तैयारी करी। फिर मुझे समझ में आया यार थियरी तो है, मेरे को बीटेक करने के बाद एमबीए का थियरी वाले सब्जेक्ट्स आसान लगने लगे, क्योंकि बीटेक एक पूरा थियरिटिकल चलता है, प्रैक्टिकल बेस्ड चलता है। यहाँ पर थियरिटिकल आपको वो नॉलेज, जो मैंने वो 6 महीने जॉब करी थी उसका मुझे काफ़ी फायदा मिला है। तो उससे क्या हुआ कि फिर मैंने यूजीसी नेट की तैयारी शुरू करी। एमबीए में मैं अच्छा रेगुलर कॉलेज अटेंड करता था। उसके बाद भी मैंने क्या किया कि अपनी नेट की तैयारी शुरू करी। अब टाइम निकालना मुश्किल है, क्योंकि एमबीए एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप 24 घंटे भी दो तो बहुत कम है। अगर आप ढंग से एमबीए को पढ़ना चाहते हो तो आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उन टेक्निक्स को, उन टैक्टिक्स को, उन स्ट्रैटेजीज को, ताकि फिर कल को जब आप इंडस्ट्री में जाओ तो आप एक संपूर्ण मैनेजर, लीडर बनकर जाओ। सर जब आप सर बीटेक की, उसके बाद आपने जॉब भी की 6 महीने की, और उसके बाद जब एमबीए की, सर जो बीच का टाइम फ्रेम था उसने आपने बताया कि उसमें बहुत बदलाव आया। हाँ, तो वो सर बदलाव क्या आया? वो बदलाव ये आया कि मेरी जिंदगी को देखने की थोड़ी सोच बदल गई। मतलब सर पहले कैसे सोचते? पहले आप एज ए स्टूडेंट थे, आप लोग केयर फ्री जिंदगी जीते हो। जब आप इंडस्ट्री में एंटर करते हो आपको पता लगता है यार हर कोई क्वालिफाइड है, मेहनत कर रहा है। अगर आपको खुद कमाना है या अपने नाम को दिखाना है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, तो आपको मेहनत दुगनी करनी पड़ेगी। अब अभी तक आप घर वालों की प्रोटेक्शन में थे, आपको कुछ भी चाहिए, पापा मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, कहीं ना कहीं घर वाले भी कहते हैं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। बट कल को आपको अपने पैरों पर अगर आप खड़े नहीं हुए तो कब तक घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ सर, एक टाइम पे वो बंद तो कर देंगे। वो मेरे को थोड़ा सा झटका ये लगा कि यार अपने पैरों पर खड़ा होना तो मेहनत तो दिन रात करनी पड़ेगी। अब मैंने एमबीए को भी एज ए चैलेंज लिया था कि यहाँ पर भी मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, बट नौकरी यहाँ पर लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा वो प्लेसमेंट वाला जो प्रॉपर कंपनी से प्लेसमेंट लेने का सपना था वो अभी तक अधूरा था। बीटेक में मैंने नौकरी जरूर ले ली थी, बट वो फैंसी, जब तक सपना पूरा ना हो जाए तो मैं दिन चैन से नहीं बैठा। मैं कॉलेज बस से आता था जाता था, जो मुझे समय मिलता है 1.5 घंटे जाने का आने का, मैं वो वेस्ट नहीं करता था। उसमें मैं नेट की पढ़ाई करता था, जनरल अफेयर्स, आपके न्यूज़पेपर पढ़ना, आप जितने बुक्स पढ़ सकते हो, जो रेफर करते थे। आज की डेट में यूट्यूब माध्यम है, मैंने यूट्यूब का पूर्ण इस्तेमाल करा इस चीज़ के लिए। फिर मॉक टेस्ट कुछ ऑनलाइन होते थे वो देता था, तो उससे मुझे एहसास हुआ कि कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ गई थी। उसके बाद मैंने नेट क्रैक करा। ऐसा ही नहीं कि मैंने सिर्फ नेट के भरोसे था, मैं हमेशा वो इंसान रहा हूँ कि मैं प्लान ए के साथ प्लान बी लेकर चलता हूँ। इन केस मुझे देहरादून में मेरा करियर सेटल ना हो, मुझे बाहर जाना पड़े तो नौकरी हाथ में हो, तो जब कॉलेज में कंपनीज आई तो मैंने 4-5 कंपनी से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो बट मेरा एम था, वो मेरा भगवान की कृपा से और टीचर्स के आशीर्वाद से, माता पिता के, तो मेरा नेट निकल गया। जैसे ही मैंने एमबीए कंप्लीट किया मेरा अच्छा खासा परसेंटाइल आ गया 99.61, और मेरा नेट क्लियर हो गया। तो मेरे को अपने ही कॉलेज से इनविटेशन आ गया, और मैंने अब सोचा अपने कॉलेज में ही मौका मिल रहा है तो क्यों ना पढ़े। यहाँ का माहौल मैं ऑलरेडी जानता भी हूँ, नया भी हूँ इस फील्ड में, तो मैंने यही कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फिर सर हर बच्चे को प्लान ए प्लान बी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से तो हाँ, जरूरी नहीं है कि जिस चीज का आप सपना देखो पूरा हो जाए। कहीं ना कहीं मैं तकदीर का भी बहुत बड़ा रोल मानता हूँ कि आप 99.99% सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट 0.01 की जो वो कसक है वो कहीं ना कहीं आपको जमीन पे ना पटक दे। तो हमेशा एक प्लान बी आपके पास होना चाहिए। अगर ये मेरा फेल हुआ मकसद, तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, ऑप्शंस हमेशा खुले रखने चाहिए जिंदगी में। बंद नहीं करना है कि खुद को एक ही चीज में जगह, कई लोग बोलते हैं कि एक ही जगह फोकस हो जाओ। मैं इसका एग्जांपल आपका उससे भी ले सकता हूँ। यूपीएससी के लिए कम से कम 15-16 लाख लोग लगभग तैयारी करते होंगे सर। 20-22 लाख, 20-22 लाख अब डेटा बदल गया है। सीट्स वही 1000-2000 एट मैक्स, 1000 के लगभग 900 में एक समथिंग रहती है, हर साल चेंज होती रहती है। हमेशा लोग उन 1000 लोगों की बात तो करते हैं कि यार तूने सक्सेस ले लिया, 3-4 मेहनत करी, 4 साल मेहनत करी। वो जो बाकी आपके 21,99,000 लोग हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? उनका प्लान बी के बारे में कौन बात करेगा? वो कहाँ हैं, वो किस स्थिति में जिंदगी जी रहे हैं, किस स्थिति में अपना जिंदगी का व्यापन कर रहे हैं, उसके बारे में कौन बात करेगा? ये एक इंडिया की नहीं बात करूंगा, ये एक बहुत कटु सच्चाई है कि हर कोई एक सक्सेसफुल आदमी को देखना चाहता है।
बट जिंदगी सिर्फ सक्सेसफुल के पीछे जो इतने सारे लोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मेहनत तो उन्होंने भी करी होगी। सर करिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने, ये हो सकता है कम करी हो ज्यादा करी हो, कुछ स्किल्स ना डेवलप कर पाए हो, क्या पता उनमें कुछ ऐसी कमियां रह गई हो जो वो पूरा ना कर पाए हो, बट उनके करियर का क्या, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? समाज भी उनको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप उन्हें ध्यान से देखो, किसी को मालूम चल जाए कि आपका बेटा या बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो आधा होगा कि यार ये तो आईएएस बन गया। हाँ सर, आधा तो क्लियर हो ही गया। कल को अगर वो नहीं बनता है, नहीं बनते हैं, आपको इसके सामने फैक्ट्स देखेंगे, उनको लोग कहते हैं बड़ा आया आईएएस बनने वाला, मोरल डाउन, डिप्रेशन। कभी उन लोगों से पूछा कि वो इस सिचुएशन को 5 साल लगाने के बाद कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अब उम्र भी हो गई है, फैक्ट कंपनीज नौकरी नहीं देंगे कि आप 30-32 साल के हो गए, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आप करोगे क्या इस उम्र में आके? कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी डेट्स निकल गई हैं कि आप किसी और चीज में तैयारी करो। सबसे बड़ी बात, आपका मोटिवेशन जीरो हो चुका है। और सर इसमें सर ये भी होता है कि मोस्टली सर सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बात भी आपने बहुत सही कही है, ये प्रेशर हैंडल नहीं होता है। मेरे को इसके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट एमबीए लगा। एमबीए आपको ये सिखाता है कि हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपने एमबीए को, उसके कोर सब्जेक्ट्स को इस मंशा के साथ पढ़ा है कि मुझे इससे जिस्ट निकालकर इनसाइट्स लेने हैं, एमबीए आपको हमेशा ये बताएगा कि आप तगड़े प्रेशर में भी बिना गिरे हुए कैसे झेल सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि मैनेजरियल स्किल्स लोगों की जिंदगी, जैसे मैं इकोनॉमिक्स एक बहुत सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा एक सब्जेक्ट। मैं जनरली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आप बोलें या माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं टर्म्स में बात करूंगा, तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। और मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं कि इस सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी है, कैसे आप पैसे का व्यापन करते हो, कैसे आप उसे खर्च करते हो, कहाँ कहाँ उसको आप इस्तेमाल करते हो, व्यय जिसको आप एक्चुअली द राइट वर्ड, तो वो आपको सिखाता है इकोनॉमिक्स। इस तरीके से पूरा मैनेजमेंट कोर्स आपको ये सिखाता है कि आपको टफ टाइम्स को कैसे झेलना है स्ट्रांगली खड़े होकर। तो ये कहीं ना कहीं मैंने आपको बात कही ना, जब आपको समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पेरेंट्स आपको उस नजर से नहीं देख रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में बचा क्या? आपको कहीं ना कहीं लगता है मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, तभी में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। आपके पास आप वो कोटा डायरीज करके कुछ चलता है, आपका कोटा करके कि वो एक बड़े बड़े संस्थान खोल दिए हैं, मैं तो उन्हें फैक्ट्रीज ही बोलता हूँ, कि आप प्रॉमिस करते हो कि आप पीएमटी, जेई मेंस, घर वालों का भी प्रेशर रहता है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आपने शायद और लोगों ने भी आपको ये बात कही होगी कि आपको सिर्फ पकड़ के उंगली चलाना है उनको, आपको उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं करना है। पर मेरा मानना ये है, आप बच्चे को तो ट्रेन कर रहे हैं, आपकी कितनी ट्रेनिंग हुई है एज अ पेरेंट? आप कितना अपने बच्चे को समझते हैं, या सिर्फ आप सोसाइटी के प्रेशर में आकर ही डिसीजन पे डिसीजन लिए जा रहे हैं बचपन से अभी तक? मैं अपनी भी बात करूं, मुझे कई बार अब ये एहसास होने लगा है कि यार कभी हमें बचपन में ये तो किसी ने कहा ही नहीं था कि यार आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकते हो, जॉब की तरफ। ऐसा हर कोई, मतलब बचपन से हमें यही तो सपना दिखाया गया। मेरी दादी बोलती थी तू एक कलेक्टर बनेगा, उस टाइम समझ नहीं आता था। मैं बचपन में जब मैं एलकेजी यूकेजी में रहूंगा, मैं कहा मैं तो पायलट बनूंगा। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, या मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं लोगों को भी का भी भला कर पाऊंगा, समाज का भी भला कर पाऊंगा। ऐसा तो मेरे को अब एहसास होता है कि यार हमेशा हम एक फ्रेम में क्यों सेट कर दिया हमने लोगों की दुनिया। डॉक्टर नहीं तो इंजीनियर, इंजीनियर नहीं तो नर्स, नर्स नहीं तो जो भी आपका मतलब फील्ड, इतने सारे नौकरी नौकरी क्यों नौकरी? हाँ सर, बच्चों पे इतने ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं कि 12th के बाद ये तो तू जेई क्लियर कर, या नीट क्लियर कर, आईआईटी में जा, आईआईएम में जा, मतलब सर इतना प्रेशर डाल देते हैं। जब उसका नहीं हो पाता फिर वो डिप्रेशन में चले जाता है, फिर उसे सपोर्ट नहीं देते। उसके बाद उसका रिजल्ट देखोगे ना, रिजल्ट गिरता चला जाता है, कई लोग नशे में पड़ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बीटेक में ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने, वो आईआईटीज में नहीं हो पाया बट दे वर ब्रिलियंट, बट वो इतने हताश हो चुके थे कि वो नशे की गलत लत में पड़ गए, और फिर उनका ये हाल हुआ, जो टॉपर्स हुआ करते थे वो बड़ी मुश्किल से अपना बीटेक पूरा कर पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेरेंट्स का दोष है, हर कोई पेरेंट अपने बच्चे का अच्छा चाहता है, बट मेरा मानना यह है कि जितना आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग, मेंटोरिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत अच्छा ब्रॉड माइंडेड फादर या मदर हो चुका हूं, उतना से सपोर्ट भी करें, उतना आप उसको समझें पहले,
और आपको एक और बहुत पते की बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप 12th भी करके आते हो ना, आपको लगता है आपका बच्चा डिसीजन लेने के लायक हो गया है, या वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को समझ रहा है, वो कह रहा है मुझे बीटेक करना है सीएस में, तो उसे बीटेक दिला देते हैं सीएस में। एक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीएस ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट बीबीए और बीकॉम, जो भी वो चाह रहा है करने के लिए। परंतु आप एक बार उसको चेक तो करो कि उसका एक्सपोजर है भी उस फील्ड के बारे में या नहीं। कभी वो किसी के दबाव में या इधर उधर से देख के तो नहीं कह रहा। और कई बार आप यही, आजकल की जनरेशन की मंशा ये हो गई कि पैसा कमाना है। मेरे पिताजी हमेशा ये बोलते हैं कि जो आपके भाग्य का है वो आपसे कहीं नहीं जाएगा। मेहनत करिए, मेहनत में नो डाउट आप मेहनत में दिन रात एक करिए, परंतु ये मंशा नहीं रखिए कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए तो आज ही मिल जाए। अगर आपको मिलेगा आप अपने रास्ते पर चलिए, उस पर आप कठोर से कठोर परिश्रम करिए, परंतु ये आशाएं कि आज ही मिल जाए, कम समय में ही सब कुछ मेरे पास आज प्राप्त हो जाए, कि वो मिलेगा तो नहीं इतनी जल्दी। जो आपका पाथ होगा उससे आपको फॉलो करना है, जो जिंदगी से गुजरना है उसको, उस चीजों से आप जूझोगे। पर एक चीज जो आपको अपने अंदर ये रखनी है, उसको बोलते हैं आप संतोष। आजकल की जनरेशन में जिसको आप पेशेंस भी बोलते हो, ठीक है, वो नहीं है। शॉर्ट टाइम में सक्सेस पाना है। वो कह रहे हैं कि वो आपको सक्सेस नहीं देगा, बट साथ में 4 गलत चीजें आपके अंदर पैदा कर देगा। गलत रास्ते कई बार बच्चे भटक जाते हैं, अपना देते हैं कि कुछ गलत चीजें बेचने लगते हैं, कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं, पैसे कमाने की शॉर्टकट्स। आजकल आप में पता नहीं बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जैसे आप ये आजकल वो हर रोज रात को मैच, जो क्रिकेट मैच चल रहे हैं उसमें वो बहुत सारी टीम्स पर आप पैसा लगाइए, आप पैसा कमाइए, करोड़पति बन जाइए। Maybe from being a management faculty, from a business point of view, it's a wonderful win-win situation idea. अगर आपका टर्नओवर एक दिन का 2500 करोड़ है, फॉर छोटी मैं बच्चों के साथ कैलकुलेशन कर रहा था, उसमें से आपने 2 4 5 लोगों को करोड़पति 1 1 करोड़ रुपए दे दिए, 5 क्या मैं कह रहा हूँ 50 करोड़ बना लिया आपने, तब भी एक कंपनी एक दिन में 2 हजार का मुनाफा कमा रही है। पर मेरा मकसद ये है कि ये जो यूथ है ये क्यों बौखला रहा है, क्यों शॉर्टकट तरीके से उसको पैसा कमाना है। आप उसको हार्ड वर्क की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं समझाना चाह रहे हो। आजकल एक और नया टर्म चलता है स्मार्ट वर्क, की हार्ड वर्क वाला, हार्ड वर्क तो मजदूरी करते हैं, मजदूर करता है, और स्मार्ट वर्क करते हैं। तो भैया ऐसा काम तो करो कि रात को आपको नींद चैन की आए। दिन भर भागते हो। मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब मेरा एक आदत है कि जब मैं किसी चीज पर बात करता हूँ, मैं दूसरी चीज की भी बात उसके साथ करता हूँ। तो यूथ को भी मैं जनरली ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पहले खुद से प्यार करिए। आप जो कर रहे हैं आपसे बढ़कर और आपके शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। लोग मेरे को भी आज ये बात बोलते हैं कि यार जिस लाइन में तुझे उसमें पैसा नहीं है, तू कहाँ अपना करियर एकदम चौपट करके बैठा हुआ है, तू तेरे अंदर बहुत स्किल्स हैं, बहुत कुछ तू कर सकता है जिंदगी में। मेरा मानना यह है कि पैसा भले थोड़ा कम कमा लो जिंदगी में, पर सुकून होना चाहिए, क्योंकि आजकल पैसा हर कोई कमा ले रहा है किसी भी तरीके से। एक अंकल, मेरे दोस्त के फादर, एक दिन बैठे हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि देखो ये ना जिंदगी का चक्रव्यूह है। आप शुरू के 40-50 अपनी जिंदगी की जवानी बिताते हो इस शरीर को खर्च करके पैसा कमाने में, दबा के पैसा कमाओगे। आपकी दिन रात नहीं देखूंगा, पैसा ही पैसा, अपनी जिंदगी नहीं देखी, अपनी वाइफ को नहीं देखा, या हस्बैंड को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, एक परिवार नहीं बना पाए। फिर जब आप रिटायरमेंट की तरफ देखते हो तो आप देखते हो आपका बच्चा रिबेलियस है, आपकी सुनता नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पूरी जवानी में तो उसको टाइम दिया नहीं है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बुढ़ापे में आकर आपका ज्ञान सुने? नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपने हिसाब से जिंदगी जीना सीख लिया है। तब टाइम देना था, तब दिया नहीं। ऊपर से फिर क्या होता है कि जो आपने पैसा अर्जित करा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इधर उधर सब लगा दिया, जो बचा फिर आप उसी शरीर को बचाने के लिए उस पैसे को लगाते हो कि मेरा शरीर बच जाए, मैं कुछ साल और जी लूं, अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी। पहले आपने उस शरीर को ही रगड़ा, हाँ सर, और उस रगड़ने से आपने पैसा कमाया, फिर उसी पैसे को लगाकर उस शरीर को पाना चाह रहे हो, उस शरीर को। तो इस चक्रव्यूह में आप एक दिन दुनिया छोड़ देते हो। इन दी एंड ना आपके पास पैसा बचा, ना आपके पास सुकून आया, और ना आपके पास शरीर बचा। सर
करियर के साथ साथ सर हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। मेरा जो ये बहुत कम जगह फॉलो होता है, बट वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, वो जिसने समझ लिया वो समझ में उस दिन आएगा जिस दिन आपके अंदर पेशेंस, जिसको संतोष की मैं बात कर रहा हूँ। यू हैव टू सेट योर लिमिट्स कि आपको कितना पैसा और क्यों कमाना है, वरना अगर आप इस रैट रेस में एक बार लग गए ना तो इसका कोई अंत नहीं है। इसमें सर एक रूल आता है सर, इसमें 7 लेवल ऑफ वाई जो मैंने पढ़ा था कि जैसे आपको पैसा कमाना है, आप अपने आप से 7 बार वाई पूछो, क्यों कमाना है? क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा घर बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मुझे अपने माता पिता को घर देना है, उनमें बड़े घर में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मेरे फैमिली की कंडीशन बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि उस समय मेरे पापा और ये फैमिली में कोई अच्छे से काम नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को करना है। तो उससे हमें बॉटम में जाके क्लियरिटी पता चलेगी कि मेरे को करना क्या है और मैं कर क्यों रहा हूँ। ये 7 लेवल ऑफ वाई है जो मैंने पढ़ा था एक बुक में। बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इसको मैं लाता हूँ बच्चों के भविष्य को लेकर बात। आप किसी भी कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं के बच्चे को उठाकर पूछ लो, वो आज बेधड़क आपको बोलेगा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आप उससे एक बार टेस्ट तो लीजिए उसका कि भाई तेरे को वो चीजें समझ आती भी हैं तेरे को। अब वो बच्चे बोलते हैं ना, बच्चे बचपन में गाड़ी चलाते हैं, उसकी कोई नट बोल्ट टाइट करें, ये तो पक्का इंजीनियर बनेगा लग रहा है इसको देखकर कि इसके गुण वही हैं। जब 11th 12th में वो मैथ्स पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, कई चीजें उसको बाउंस बैक करती हैं, यार ये तो समझ नहीं आ रहा है। अब पीयर प्रेशर है, मेरे दोस्त ने तो मैथ्स लिया ही था, मैं कैसे पीछे रहूंगा। फिर फादर का भी डर तो रहता ही है कि भैया सोसाइटी में इज्जत नहीं है क्या हमारी, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले लेते हो। इंजीनियरिंग में भी घुस गए, बट कहीं ना कहीं दिल में यार एक अजीब सी विचलित से आप रहते हो कि यार मैं जो कर रहा हूं सही कर भी रहा हूं। क्योंकि एक जो टैबू बन गया ना सोसाइटी में कि यार इंजीनियर और डॉक्टर्स ही बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट आज की डेट में तो ऐसा नहीं है। हर कोई कमा सकता है। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, बहुत सारी जॉब है सर। मतलब जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं है। इसकी गलती बच्चों की नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को भी उन चीजों की भी। देखो जिंदगी में जो भी फाउंडेशन किसी भी बच्चे की पड़ती है वो घर से पड़ती है। हर एक स्कूल जाता है, वहां चीजें वो सीखता है, बहुत सारे माहौल में रहता है, परिवेश बदलते हैं उसके, बट आपकी जो नींव बनती है वो बनती है घर पे। अगर आपका घर का नींव स्ट्रांग नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में अगर आपको चीजें थोड़ी मैच्योर मिल रही हैं, आपको एक्सपोजर हो रहा है, तो आप विचलित नहीं होंगे। आपने दायरे सेट कर देंगे, मुझे इतना पैसा कमाना है और इसलिए कमाना है, और पता है कि क्यों कमाना है, क्यों कमाना है। तो 7 लेवल ऑफ वाई की जो बात करिए, जिस दिन वो क्लियर हो गया, जितने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपको पता है ना कि यार मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, संतुष्ट हूँ अपने आप से, जिस दिन आपको ये एहसास हो गया, उस दिन आप एक सक्सेसफुल लाइफ भी जिएंगे, आप तरक्की भी करेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। वरना आप हमेशा ना इसी जकड़न में, जो मैंने आपको चक्रव्यूह बताया, कहीं ना कहीं उलझे रहोगे और जिंदगी ऐसे निकल जाएगी और फिर लास्ट में बुढ़ापे में सोचने के अलावा हाथ में कुछ बचता नहीं है। जवानी ही जीनी है, जवानी में ही पैसा कमाना है, बैलेंस। और वो तराजू कोई नहीं देगा आपको। जिंदगी का जो तराजू है वो आपके खुद के हाथ में है। आपको अपने आज, जिस दिन आपने दायरे सेट कर दिए, उस दिन वो तराजू में तुलना आपको आ जाएगी, कैसे तुलना है मुझे और कितना टाइम किसको देकर कैसे मुझे जिंदगी एक खुशनुमा बनानी है, ताकि कल को रिग्रेट्स कम हो, जब अपनी यादें याद करूं तो खुशी ज्यादा हो। काफी सारी बातें होगी। अब बैक टू टॉपिक सर, यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में बात की थी आपने सर, ये क्या है यूजीसी नेट एग्जाम? देखो, ये एक एग्जाम होता है नेशनल लेवल पर, इसको आजकल एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये यूजीसी जो आप जानते हैं कि गवर्निंग बॉडी ऑल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की, तो वो कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। तो इसका नाम ही है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट अगर आप पास करते हो तो इसके भी 2-3 वो हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाते हो कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अपने उस पद के लिए, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है और
वो जो भी कॉलेज के रूल्स और यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं वो सब अगर आप पूरे कर रहे हो एलिजिबल तो आप एलिजिबल हो जाते हो सीधा डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, वरना आपको फिर नीचे लेक्चरर, टीचिंग और फिर वो पीएचडी करके डायरेक्ट घुसना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये आपको एक डायरेक्ट एंट्री दिलाता है कि आप एक एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप एंटर हो सकते हो। दूसरा, नेट में क्या हो गया है कि एक होता है नेट जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, कि बड़े बड़े सरकारी संस्थान जो हैं वो फिल्टर लगा देते हैं कि जो अगर आप जेआरएफ हो तो आपको सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है कि आप रिसर्च करिए, पीएचडी करिए, ठीक है, आप नए नए अनुसंधान में शोध करिए, उन शोध कार्य में आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करिए, सरकार का सपोर्ट रहता है। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पर अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर्स हैं वो आपको हायर करते हैं। उसका पहला है कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर दिया आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आइए, सिलेक्ट होते हैं तो आपको डायरेक्ट जो भी सरकार का वो रहता है, फर्स्ट ईयर में इतना स्टाइपेंड मिलेगा, सेकंड में इतना, तो वहां से आपका करियर शुरू हो जाता है। तो ये इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है, और आजकल तो शायद यूजीसी ने इसको मैंडेटरी भी कर दिया है कि अब आपको अगर एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में तो आपको नेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। उससे क्या होगा कि आपका फिल्ट्रेशन हो गया कि आपका नॉलेज कितना अच्छा है, क्योंकि नेट एक ऐसा एग्जाम है उसमें हर चीज़ पूछी जाती है, टेक्निकल से जनरल अवेयरनेस से टीचिंग पैडागॉजी जिसको आप बोलते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे चीज़ें समझनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, कैसे एक बच्चे को समझाना है, कैसे एक होशियार बच्चे को टैकल करना है, कैसे एक मध्यम जिसको आप बोलते हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो होता है उसको कैसे टैकल करना है, और कैसे एक जो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, गैस्पिंग पावर तो है बट उसको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो उसको कैसे समझाना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छे से मालूम है तभी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो। सर आप कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं? देखो ये एक थियरी कही जाती है, कैरेट एंड स्टिक। अब स्टिक के जमाने तो गए, वो स्कूल्स में टीचर डंडे से सीधा कर देते थे। आजकल का जो यूथ है, मैं अपने आप भी मैं बहुत बुजुर्ग नहीं हूँ, पर जो मैंने अपने टाइम में देखा और अभी के टाइम में 5 साल में बच्चे में बहुत बदलाव आ गए हैं। उसका कारण एक तो कोविड को देना पड़ेगा। कोविड में बच्चा जो 1-1.5 साल घर पे रहा है, उसके बाद बच्चों के स्वभाव में बड़ा फर्क आ गया है। उन्हें लगता है कि घर बैठे बैठे सारी चीज़ें हो जाती हैं, कॉलेज जाने का फ़ायदा क्या है या स्कूल जाने का फ़ायदा क्या है, ऐसी डिग्री मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था। पर वो ये चीज़ भूल गए कि जो ट्रेनिंग बोलते हैं ना कोर्सेज को, उसमें आपको एक ढांचे में डाला जाता है कि आप कुछ बनकर निकलो। अगर आप किसी भी मूर्ति को किसी ढांचे में नहीं डालोगे तो क्या मूर्ति बनकर निकलेगी? एक मिट्टी तो मिट्टी रह जाएगी, जो भी आप मटेरियल उसको यूज कर रहे हो। तो आपको डिसिप्लिन क्या होता है, एटिकेट्स क्या होते हैं, क्लास में बैठना कैसे, हाउ यू आर सपोज टू इंटरेक्ट, हाउ यू आर सपोज टू कम्युनिकेट, वो सब चीजें सीखी जाती हैं कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, ठीक है। बट वो आजकल बच्चा उन चीजों को स्किप करने लगा है, क्लासेस बहुत से ज्यादा स्किप करता है, फिर वो चाहता है कि उसको फुल मार्क्स भी मिले, फुल अटेंशन भी मिले, उसी रेस में वो दौड़े। भैया आप तैयार तो हो ही नहीं है उसके लिए। तो हर क्लास में हर कैटेगरी का बच्चा होगा। अब इसका तरीका यह है, कभी थोड़ी सी डांटना भी पड़ता है, थोड़ा सा प्यार से भी समझाना पड़ता है। अब वो देखना पड़ेगा कि बच्चा किस कैटेगरी का है। वो कला आती है आप जैसे जैसे आप पढ़ाना शुरू करते हो, आपको समझ आ जाए कि ये बच्चा जल्दी समझ सकता है, ये बच्चा जल्दी नहीं समझेगा। तो उसके लिए फिर अलग अलग टेक्निक्स अपनानी पड़ते हैं। किसी को बार बार खुद से प्रेशराइज करना पड़ेगा, तू कर सकता है, मोटिवेट करना पड़ेगा, पर तू कर नहीं रहा है, आप इसको और अच्छा कर सकते हो, यू कैन गिव योर बेस्ट बट यू आर नॉट गिविंग इट, अगेन अ मोटिवेशनल थियरी। तो डिफरेंट पीपल, तो उनके लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेंगी। जो कुछ भी नहीं करता है उसको इतना कर दें हम, इतना मोटिवेट कर दें कि एटलीस्ट तू पास हो जाए। तो फॉर ऑल सेट ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव टू डू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थियरीज कि आप कैसे उसको टैकल करो, तभी आपको एक एज अ क्लास एक अच्छा आउटपुट मिल पाएगा। और सर जो ये सोचते हैं कि कॉलेज में जाना ऐसे ही है कि कोई नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज में जाए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? देखो मेरा मानना यह है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, या तो आप कॉलेज आइए, पढ़िए, उस ढांचे में ढलिए, सांचा जिसको आप बोलते हैं, वरना अगर आप कॉलेज में से भी क्लासेस बंक कर रहे हैं तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बीबीए वाले स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, पहले दिन जब मैं लेक्चर लेता हूँ, मैंने कहा बच्चों 12वीं कर ली है आपने, अब आप बीबीए में आ गए, आपकी चॉइस थी। मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि आप अपने करियर का जो पाथ बनाना चाहते हैं, जो रास्ता चुनना चाहते हैं, वो आज से डिसाइड होगा आपके। अगर आप सोचते हैं कि बीबीए होने दो, बीबीए के बाद में वो रास्ता डिसाइड करूंगा, तो वो आपकी गलतफहमी है।
क्योंकि फिर आप किसी एक उलझन में होंगे, फिर कोई आप एक जल्दबाजी का डिसीजन लेंगे। जैसे हमारे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है एक्शन बाइंग, राइट? तो वो एक्शन बाइंग ना करते हुए आप 3 साल पूरे लीजिए, जिस चीज में आप जल्द से जल्द डिसीजन ले लें कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो उसकी तैयारी से शुरू करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी कॉलेज लाइफ में एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, नई पार्टी नहीं करिए, पढ़िए नहीं, परंतु क्या आप दिन का 1 या 2 घंटे खुद को नहीं दे सकते हो इन सब चीजों के अलावा, सोचने में कि मैं आगे क्या कर सकता हूं, किस फील्ड से मेरे को ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल सकता है, मेरे अंदर क्या काबिलियत है। अगर आपको वो पता लग जाता है, सपोज आपने मन बना लिया कि मेरे को कैट क्लियर करना है, किसी प्रीमियम बी स्कूल में जाना है, तो भैया तैयारी अगर आप आज से शुरू करेंगे, अभी आपके पास 3 साल है, कुछ खोने के लिए नहीं। आप आज से अपना करियर बनाना शुरू करिए, अगले 3 साल में आपको आउटपुट मिलेगा, और जब आप पढ़ाई करोगे आपको खुद का भी ज्ञान बढ़ेगा, आपको डिसीजन लेने की ये क्षमता आएगी कि मुझे क्या करना है जिंदगी में। और आप कहीं ना कहीं अगर कैट के लिए भी दृढ़ होकर तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप खुद के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, खुद से अगर आप सच्चे हैं, तो आप 3 साल के अंदर लास्ट ईयर ऑफ योर बीबीए एंड यू विल बी हैविंग अ कैट क्वालिफाइड शीट इन योर हैंड। अगर सर कॉलेज में वो बच्चा आता है तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो प्रेशर पड़ता है कॉलेज में, उस प्रेशर को जो वो झेलता है 3 साल तक का, 4 साल तक का, कहीं ना कहीं उसमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि जो लाइफ का प्रेशर उसे पे पड़ता है उसे टैकल करने लगता है इजीली। मैंने आपको बोला ना, सांचे में के जो मतलब है, जैसे आपको कोई मूर्ति बनाते हैं, पत्थर मार मार के उसको एक सूरत दी जाती है ना, तो अगर आपको उन सब चीजों में, मैं तो फिर भी देखता हूँ कि अब बच्चे इतने, उनकी कैपेसिटी नहीं रही। इवन आप आर्मी का भी बैकग्राउंड उठाकर देंगे, जो पहले जवान होते थे उनको बहुत टफ ट्रेनिंग कराई जाती है, अब इवन वहां पर भी थोड़े रिलैक्सेशन देने शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चा उस हिसाब का है ही नहीं, वो झेल ही नहीं पाता है। अगर आपको प्रेशर में नहीं रखेंगे तो आप आउट ऑफ लिमिट हो जाओगे। आप अपनी जिंदगी में जो एक डिसिप्लिन नाम की चीज है, कैसे जिंदगी जीने हैं, वो लाइफ स्किल्स ही भूल जाओगे। और सर प्रेशर हमारे लिए अच्छा है, बुरा नहीं। और इतना भी कोई प्रेशर नहीं है। आजकल बच्चों ने वो डिप्रेशन और ये पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े टर्म्स बना दिए हैं। हमारे जमाने में तो होता था कि ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था, दादी बोलती थी वो रखा है लटकोने में कि अभी ठीक कर देते हैं तुम्हारा डिप्रेशन। इसका एक कारण और बताना चाहूंगा हट के इससे। आजकल फैमिलीज ना न्यूक्लियर हो गई हैं। न्यूक्लियर इन द सेंस, सॉरी मैं बोलना चाह रहा था कि अब जॉइंट फैमिलीज नहीं रही हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में लोग रहना पसंद करते हैं। मैं, मेरा बेटा, मतलब मेरी वाइफ, हम लोगों को ज्यादा किसी से मतलब रखना नहीं है, नहीं सीखनी है, ज्यादा बोल चाल नहीं रखना है। मेरी पर्सनैलिटी हमेशा से रही है, आई एम ग्रेगरियस बाय नेचर। मैं हमेशा लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करता था। मैं बचपन से रहा हूँ, मैंने जॉइंट फैमिली देखी है, तो दादी दादा का क्या रोल है जिंदगी में, चाचा ताऊ, नाना नानी, मौसा मौसी, एवरीवन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ। अब लोग अपने आप को कुकून में बंद कर लिया है। मैं दिल्ली की हालत देखता हूँ, दिल्ली में लोग फ्लैट्स में टंगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जब ये सारे लोग जमीन पर आ जाएंगे तो जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। तो ये इससे क्या हो गया है कि इंसान अब क्या करे, फोन में लगा रहता है पूरे दिन। बच्चा भी क्या करेगा, ज्यादा दोस्त भी नहीं है, वो भी क्या ही सिखाएंगे। जो लाइफ लेसन आपको घर से मिल सकते थे, जो घर की नींव आपकी मजबूत हो सकती थी, वो तो आपने पहले ही काट दिए। वो गांव में पड़े हैं या कहीं और पर शिफ्टेड हैं, आप अपनी अलग जिंदगी जी रहे हो। मजे की बात है, मम्मी भी काम कर रही है, पापा भी काम कर रहे हैं, बच्चा नैनीज के भरोसे है। तो वो लाइफ स्किल सीखेगा कहां से? तो डिप्रेस नहीं होगा तो वो क्या होगा? और आप उसे करोड़ों रुपया दे सकते हो, आप करोड़ों उसको फैसिलिटी दे सकते हो, बट व्हाट अबाउट इट्स मेंटल स्ट्रेंथ? कौन देगा उसको ये सब ज्ञान? तो वो फिर यूट्यूब से अच्छा सीखेगा, बुरा सीखेगा, वो उसके ऊपर है। नेट पे सर हर तरीके की चीजें अच्छी भी हैं, बुरी भी। तो फिर जब उसको जिंदगी जीने के लाइफ लेसन, लाइफ स्किल्स मिले ही नहीं, तो आप दोष क्यों देते हो बच्चे को? दोष तो हमारा भी उतना ही है कि आपने अपने करियर को तो बहुत ज्यादा फोकस दिया, फैमिली को आपने जीरो कर दिया। कोहेसिवनेस नहीं रहा है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोहेसिवनेस नहीं होगा, वरना कई लोग पुराने जमाने में अपने दोस्तों से मिले, चाचा ताऊ से मिले, कुछ डिप्रेशन होता भी था तो वहीं डिसॉल्व हो जाता था। फिर आप जो बोलते हैं ना कि आपका माइंड रिफ्रेश हो गया, तो घर पे ऐसी थोड़ी हटकेलियां, थोड़ी लड़ाइयां, थोड़े झगड़े, और वो वहीं नॉर्मलाइज हो जाता था। आजकल वो आपका प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है, निकालने का कोई जरिया ही नहीं है। गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या पिल्स खाने लगे हैं, नींद नहीं आ रही है।
अरे भाई क्या हो गया जिंदगी में, इतना प्रेशर इस छोटे से दिमाग पर लोगे तो प्रेशर कुकर तो बजेगा ही, सीटी बजेगी किसी दिन। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर करती हैं। तो कई सारे कारण हैं, अगर आप आज के यूथ की बात करो कि वो इस डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है। तो एक और चीज है कि हम हर पेरेंट चाहता है हमारे बच्चों को किसी की कमी ना हो, उस चक्कर में वो ना चीजों की वैल्यू करना भूल गया, अहमियत नहीं पता है। थोड़ा सा तो स्ट्रगल करने दो उसको चीजों को लेकर। आजकल मैं एक और नई चीज सुन रहा था, स्कूल में एक दोस्त की मम्मी पढ़ाती हैं तो वो कह रही थी कि भाई आजकल आप कुछ नहीं बोल सकते हो बच्चों को, पेरेंट्स आ जाते हैं कि मेरे बच्चों को ऐसे क्यों बोल दिया आपने, बड़े बड़े कोर्ट्स में जाने लगे हैं कि हाउ कैन यू डू दिस टू माई चाइल्ड और एनीथिंग लाइक दैट। मैं कहा हम कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वी आर नॉर्मल, हम कभी ऐसे काम नहीं करते हैं। बट पेरेंट्स की भी तो ये सोच है कि भाई अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा भी प्रेशर में नहीं डालोगे, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनी नेगेटिव प्रेशर, एक सांचे में नहीं डालोगे तो वो कैसे निखरे के हीरा बनेगा वो। फिर वो कल को कॉलेज को स्कूल को दोष देंगे कि वहां बच्चा कुछ नहीं सीखा, इतना पैसा लगा दिया ये सब। वो उनको एक लेवल तक तो शिक्षा दे सकते हैं, जड़ें तो आपको मजबूत करनी है। हाँ सर, फाउंडेशन तो वहां से बनेगा ना, तभी तो बिल्डिंग उस पे टिक पाएगी। अब जब फाउंडेशन में कमी आ गई, आप कितने ही सोने हीरे जवाहरात लोहा लगा लो, अच्छे से अच्छा मटेरियल साइंस इंजीनियर हो, जब आपके नीचे की फाउंडेशन ही अच्छी नहीं हुई है, उसमें अच्छा मटेरियल यूज नहीं हुआ और उसको एक प्रॉपर डायमेंशन में नहीं बनाया, आप ऊपर बेस्ट क्वालिटी का स्टील लगा लो, लोहा लगा लो, वो तो नीचे गिरेगा ही। और जब नीचे गिरेगा तो डिप्रेशन, एंजाइटी, हर एक चीज का शिकार होगा, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। तो उसके भी आपको तरीके हैं। मैं तो सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। कई बच्चे आते हैं, सर परेशान हो गया हूँ, किसी चीज का एडिक्ट हो गया हूँ, कैसे छोड़ूं। मैंने कहा बनाया किसने इस चीजों में, घुसा कौन, मैं या तुम? कह रहे सर घुसे तो हम ही हैं। तो निकालेगा कौन, मैं या तुम? कह रहे सर निकालेंगे भी हम ही। मैं कहा कितने ही मोटिवेशनल स्पीचेस सुन लो, कितने ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो कर लो, इन दी एंड इट्स योर लाइफ, इट्स यू ओनली। Until and unless you make your mental strength strong, no one can fetch you out from whatever you are suffering from, your mental health. फिर कई लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर लीजिए। अरे भाई ध्यान तो लग नहीं रहा है, आंखें बंद तो हो नहीं रही हैं, आप मेडिटेशन कैसे कर लोगे? इसमें सबसे जरूरी चीज है आपकी विल पावर। आप अपने आप को कितना विल पावर स्ट्रांग कर सकते हो, वही चीज आपको इन चीजों से दूर कर सकती है, वरना कोई इलाज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, स्टूडेंट या यूथ को आप क्या कहना चाहोगे, कोई भी 3 बातें? अब 3 बातों में, अब विंगा एक लेक्चरर तो हमेशा बढ़ाकर ही बातें बताता है, आपने मेरे को फिर भी लिमिट कर दिया है कि 3 ही बातें बोलनी है। तो पहली बात तो खुश रहिए, बनावटी हंसी नहीं चाहिए जिंदगी में। आप खुद से जब तक खुश नहीं होंगे, आप जिंदगी में कुछ भी आपके आगे रख दो, आप हैप्पी नहीं फील करोगे। पहली बात, स्टे हैप्पी। सेकेंड, जो जिंदगी में सक्सेस का मंत्र है, दैट इज पेशेंस। आप वेट करना सीखो कि आ रहा है, जिंदगी में कुछ अच्छा आ रहा है। एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। इफ यू आर नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव जोन में हम लोगों की एक खासियत होती है, हम नेगेटिव चीजों के लिए ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यस सर। ठीक है, पॉजिटिव चीजों पर होल्ड करना एक आर्ट है। अगेन, स्टे पॉजिटिव, बी पेशेंट एंड ऑलवेज बी हैप्पी। So that is the mantra of whatever you call it, a happy life or this student's life. प्रेशर यार, ये जिंदगी जीने के लिए बनी है, प्रेशर लेने के लिए थोड़ी बनी है यार। लाइफ विल गो ऑन इट्स ऑन पेस। वो बोलते हैं ना, लाइक रिवर में वाटर चलता है, अपने पेस पर चलता है, जस्ट फ्लो लाइक अ रिवर ना, डेस्टिनेशन मिलेगी। बट वो क्या करती है रिवर, अपनी कंसिस्टेंसी कभी नहीं छोड़ती है, जहां उसे पहुंचना है पहुंचेगी। बट टेक अ चिल पिल और पहुंचिए वहां पर, कौन रोक रहा है? जिंदगी आपकी है, अपने हिसाब से जिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सेम है यार।